नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हमारा जो आज का विषय है वह द्वितीय अफगान युद्ध पर आधारित है। इसके पहले के वीडियो में हमने प्रथम अफगान युद्ध पर विस्तार से चर्चा की थी और हमने देखा कि कैसे अंग्रेज़ों ने जो भारत में थे उन्होंने अफगान की राजनीति में भाग लेने का प्रयास किया। और आज के वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि दो युद्ध फिर संपन्न हुए, द्वितीय एवं तृतीय अफगान युद्ध, और इसमें लास्ट में यह निर्णय हो जाएगा कि अफगान जो है वह एक स्वतंत्र देश मान लिया जाएगा। तो जो द्वितीय अफगान युद्ध था वह 1878 से 90 ईस्वी तक चलेगा और जो तृतीय अफगान युद्ध है वह 1919 में संपन्न हुआ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द्वितीय अफगान युद्ध की। द्वितीय अफगान युद्ध लॉर्ड लिटन के समय से प्रारंभ हुआ था। 1874 ईस्वी में इंग्लैंड की सरकार बदल गई थी। वह अफगानिस्तान के संबंध में आक्रामक नीति के समर्थक थे। लॉर्ड लिटन ने आकर के उसी नीति को यहाँ पर और अधिक क्रियान्वित किया। सबसे पहले हम बात करेंगे कि द्वितीय अफगान युद्ध के क्या कारण थे। इसके कारणों में जो पहला प्रमुख कारण था वह था अफगान अमीर द्वारा अंग्रेज रेजिडेंस रखने से मना करना। यह प्रमुख कारण था। लॉर्ड लिटन को विशेष निर्देश देकर के भारत में भेजा गया था कि अमीर की वे सभी शर्तें मान ली जाए जिसकी उसने 1873 ईस्वी में नॉर्थब्रुक से मांग की थी। अर्थात उसके पुत्र अब्दुल्ला जान को काबुल की गद्दी पर बिठाने के लिए उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार कर लिया जाए और अमीर को स्पष्ट रूप से यह गारंटी भी दे दी जाए कि विदेशी आक्रमण के खिलाफ उसे सैनिक सहायता दी जाएगी और निश्चित वित्तीय सहायता भी मिलेगी। इसके बदले अमीर हेरात में एक ब्रिटिश रेजिडेंस को रखने के लिए सहमत हो जाए। लॉर्ड लिटन ने सबसे पहले अमीर से मांग की कि वह अपने यहाँ ब्रिटिश मिशन को स्वीकार कर ले और रेजिडेंस को अपने दरबार में रख ले, किंतु अमीर ने रेजिडेंस को दरबार में रखने से मना कर दिया। यह युद्ध का प्रथम कारण बनेगा। इस युद्ध का जो द्वितीय कारण था वह था अंग्रेजों के द्वारा क्वेटा पर अधिकार करना। अंग्रेजों ने कलात खान से बातचीत आरंभ की और 1877 ईस्वी में उससे एक संधि कर ली जिसके अनुसार उन्होंने क्वेटा पर अधिकार कर लिया। क्वेटा से बुलंद दर्रे का नियंत्रण रखा जा सकता था और इससे अमीर को यह भय हुआ कि क्वेटा के बाद अंग्रेज कांधार पर भी अधिकार करना चाहेंगे। तो यह भी इस युद्ध का एक प्रमुख कारण सामने आया। इसका जो अगला कारण था वह था रूस के साथ संधि। यूरोप में उस समय अगर हम देखें तो इंग्लैंड और रूस इनके संबंधों में काफ़ी कटुता आ गई थी। अतः इंग्लैंड को उलझन में डालने के लिए रूसियों ने एक चाल चली और अफगानिस्तान में अपने षड्यंत्र करना आरंभ कर दिया। उन्होंने स्टोसेपोव नामक अपने एक अधिकारी को कुछ सैनिक दलों के साथ काबुल भेजा। अमीर ने उस रूसी अधिकारी का विरोध भी किया, किंतु जब रूसी सरकार ने उसे धमकाया तो विवश होकर
अमीर को एक संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े और उस संधि के अनुसार रूस अमीर को विदेशी आक्रमण के विरुद्ध सहायता की गारंटी दे रहा था। इस संधि के परिणाम स्वरूप निश्चित तौर पर ब्रिटिश सरकार और अमीर, इनके संबंध आपस में जो पहले से खराब थे वो और ज़्यादा खराब और कटु हो गए और यह भी एक प्रमुख युद्ध का कारण बनेगा। इस युद्ध का जो अगला कारण था वह था लॉर्ड लिटन का अल्टीमेटम तथा अमीर का दो यूरोपीय शक्तियों की कुचालों में फंस जाना। लिटन ने सितंबर 1878 में एक मिशन को काबुल भेजा। लिटन ने अमीर को एक अल्टीमेटम भेज दिया और उसने लिखा कि रूस और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच अफगानिस्तान की जो स्थिति है वह लोहे के दो बर्तनों के बीच में मिट्टी की हड़िया के समान है और यदि शेर अली हमारा मित्र रहेगा तो इंग्लैंड की सैन्य शक्ति का लोह चक्र उसके चारों ओर फैला दिया जाएगा, लेकिन यदि शेर अली हमारा शत्रु बनेगा तो उसे सरकंडे के समान तोड़कर रख दिया जाएगा। तो इस वक्तव्य से सीधी सीधी धमकी जो दी जा रही है वह हमें समझ में आती है। लॉर्ड लिटन की धमकियों से शेर अली भयभीत भी हुआ और उसने रूसियों से सहायता की प्रार्थना करी, किंतु इस बीच यूरोप की राजनीतिक स्थिति में गंभीर परिवर्तन हो चुके थे और 1878 ईस्वी में बर्लिन की संधि हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड तथा रूस इनमें आपस में मित्रता हो गई। इस स्थिति में रूस अफगानिस्तान की सहायता नहीं कर सकता था, अतः उसने शेर अली को अंग्रेजों से समझौता करने की सलाह दी थी। इस प्रकार देखा जाए तो दो यूरोपीय शक्तियों के बीच में जो अफगानिस्तान का अमीर था वह फंस गया और इस स्थिति में इंग्लैंड के लिए अफगानिस्तान पर आक्रमण करना और अधिक आसान हो गया और यह भी युद्ध की एक प्रमुख कारण सिद्ध हुआ। इसके बाद युद्ध प्रारंभ हुआ, तो अब हम चर्चा करेंगे कि युद्ध में क्या क्या घटनाएं घटित हुई। तो युद्ध की घटनाओं में जो सबसे पहली बात है वह है गंडमक की संधि। नवंबर 1878 ईस्वी में ब्रिटिश सेना ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। उसका कांधार पर शीघ्र अधिकार हो गया तथा शेर अली ने भागकर तुर्किस्तान में शरण ले ली और कुछ समय बाद वहीं उसकी मृत्यु भी हो गई। इसके बाद अंग्रेजों ने शेर अली के पुत्र याकूब खां से गंडमक की संधि करी जो 1879 में संपन्न हुई थी और इस संधि की अगर हम शर्तें देखें तो वह कुछ इस प्रकार थी। उसमें सबसे पहली जो बात बोली गई थी और जिसको अमीर को बोला गया था कि आपको मानना है कि अमीर काबुल में एक ब्रिटिश रेजिडेंस स्थायी रूप से रखेगा। जो दूसरी संधि में बात तय होनी थी वह थी कि वह अपनी वैदेशिक नीति का संचालन गवर्नर जनरल की सहायता से ही संपन्न करेगा और इसके अलावा अमीर ने कुर्रम, सिबी और पिशीन के ज़िले अंग्रेजों को सुपुर्द कर दिए और अमीर ने 6 लाख रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता जो है अमीर को दी जाएगी। विदेशी आक्रमण के अवसर पर अंग्रेज अमीर की धन और हथियार से सहायता करेंगे, यह भी उस संधि में बोला गया। और इसके अलावा कहा गया कि ब्रिटिश सेनाएं अफगानिस्तान से वापस चली जाएंगी और इस तरह अफगानिस्तान में
लिटन की पूर्ण विजय हो गई। संधि तो तय हो गई, किंतु इस बार भी इतिहास ने अपने आप को फिर दोहराया और अत्यधिक प्रतिशोध के साथ दोहराया और लगभग वही स्थिति संपन्न हो गई जो प्रथम अफगान युद्ध के बाद हुई थी। संधि की शर्तों के अनुसार एजेंट कैमिग्नारी ने एक सेना के साथ काबुल पहुंचा और सितंबर में विद्रोही अफगानों ने उसकी हत्या कर दी और इस तरह से युद्ध संधि के बाद भी पुनः आरंभ हो गया। अमीर ने युद्ध में विद्रोहियों के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया था, लेकिन उसके बाद भी उसे हटाकर भारत भेज दिया गया और शेर अली के भतीजे अब्दुल रहमान के साथ संधि की बातचीत आरंभ की गई। लॉर्ड रिपन तथा युद्ध का अंत। गंडमक की संधि के बाद की जो घटनाएं थी, उन्होंने लॉर्ड लिटन की जो प्रतिष्ठा थी उसको बिल्कुल धूल में मिला दिया और उसकी भी वही गति हुई जो लॉर्ड ऑकलैंड की हुई थी। अप्रैल 1880 ईस्वी में इंग्लैंड में नए चुनाव हुए और फिर सरकार बदल गई। नई सरकार लॉर्ड लिटन की नीति के विरुद्ध थी, अतः वह त्याग पत्र देकर के इंग्लैंड लौट गया और उसके स्थान पर लॉर्ड रिपन को गवर्नर जनरल बना करके भेजा गया। वह 8 जून 1880 को गवर्नर जनरल के रूप में भारत आ पहुंचा और अब्दुल रहमान से लॉर्ड रिपन ने संधि कर ली, जिसकी मुख्य शर्तें इस प्रकार थीं। इस संधि में यह तय हुआ कि पेशी और शिवी के जिले अंग्रेजों के अधिकार में बने रहेंगे। नए अमीरों ने वचन दिया कि वह अंग्रेजों को छोड़कर किसी अन्य विदेशी शक्ति के साथ कोई भी संबंध नहीं रखेंगे। इसके अलावा यह भी तय हुआ कि ब्रिटिश सरकार अमीर को वार्षिक वित्तीय सहायता तथा विदेशी आक्रमण के खिलाफ धन तथा हथियारों की भी सहायता देगी। अफगानिस्तान के किसी भाग में कोई ब्रिटिश रेजिडेंस नहीं रहेगा। 2 जुलाई 1880 ईस्वी को काबुल में दरबार लगाया गया, जिसमें अब्दुल रहमान को अफगानिस्तान का नया अमीर घोषित कर दिया गया। 27 जुलाई को शेर अली के एक पुत्र अयूब खान ने, जिसके अधिकार में हेरात था, उसने कंधार पर आक्रमण कर दिया और मेबंद के संग्राम में जनरल बरोज को भयंकर पराजय दी। कहा जाता है कि अंग्रेजों की यह पराजय पूर्वी दुनिया में उनकी सबसे बड़ी हार थी। इसी बीच जनरल रॉबर्टसन चलकर कंधार पहुंचा और उसने अयूब खान को परास्त किया। कंधार अब्दुल रहमान को ही सौंप दिया गया और आगे चलकर अब्दुल रहमान ने स्वयं अयूब को परास्त करके हेरात भी उससे छीन लिया। इस प्रकार संपूर्ण अफगानिस्तान पर अब्दुल रहमान का कब्जा हो गया और उसके नेतृत्व में वह संयुक्त भी हो गया। इसके बाद जो तृतीय अफगान युद्ध है वह 1919 ईस्वी में संपन्न हुआ। अक्टूबर 1901 में अमीर अब्दुल रहमान की मृत्यु हो गई, जिसके अंडर में संपूर्ण अफगानिस्तान था और उसका सबसे बड़ा बेटा हबीबुल्लाह सिंहासन पर बैठ गया। उस समय लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल था। उसने नए अमीर से कहा कि मृत अब्दुल रहमान के साथ जो संधि हुई थी उसका रूप अगर देखा जाए तो वह व्यक्तिगत था, इसलिए अब उस संधि का नवीनीकरण किया जाना चाहिए। लेकिन अमीर का कहना था
कि नवीनीकरण की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु अंत में 1905 में दोनों पक्षों में एक संधि हो गई, जिसके अनुसार अब्दुल रहमान के साथ समझौते का नवीनीकरण कर दिया गया। यद्यपि हबीबुल्लाह के दरबार में ब्रिटिश विरोधी गुट जो थे वो अत्यधिक शक्तिशाली थे, लेकिन फिर भी प्रथम विश्व युद्ध में वह तटस्थ रहा और इस प्रकार अंग्रेजों की बहुमूल्य सहायता की थी। 1919 में उसकी हत्या कर दी गई और उसके बाद उसका पुत्र अमानुल्लाह गद्दी पर बैठा। कहा जाता है कि अमानुल्लाह के मन में प्रारंभ से ही ब्रिटिश विरोधी भावनाएं थीं। उसके दरबार में भी ब्रिटेन के शत्रुओं की कमी नहीं थी, इसलिए तृतीय अफगान युद्ध हो गया। मार्च 1919 में अफगान सेना ने सीमा को पार करके बाघ नामक गांव पर अपना अधिकार जमा लिया। 6 मई को ब्रिटिश सरकार ने अफगानिस्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और बाघ के मैदान में 2 संग्राम हुए, जिनमें अफगानों को भारी पराजय का सामना भी करना पड़ा। तीसरा युद्ध डक्का के निकट हुआ। 8 अगस्त को दोनों गुटों में रावलपिंडी की संधि हो गई। यद्यपि इस युद्ध में देखा जाए तो अफगान परास्त हुए थे, किंतु संधि से उन्हीं को अत्यधिक लाभ हुआ। अफगानिस्तान ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, यह सबसे बड़ा लाभ था, और अब उसकी विदेश नीति पर अंग्रेजों का नियंत्रण नहीं रहेगा, यह भी इसमें तय हुआ था। अंग्रेजों ने अमीर को जो वित्तीय सहायता वह देते थे उसको देना बंद कर दिया। अफगानिस्तान को भारत में से होकर हथियार आदि निःशुल्क आयातित करने का अधिकार दिया गया तथा काबुल और लंदन में एक दूसरे के राजदूत रहने लगे और उसके बाद अफगानिस्तान और ब्रिटिश सरकार के बीच संबंध समानता के आधार पर संचालित होते रहे। 19वीं शताब्दी की जो नीति थी उसको पूर्णतया त्याग दिया गया। तो इस प्रकार आपने आज द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के माध्यम से देखा कि किस तरह अफगानिस्तान को स्वतंत्रता मिली। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिन्होंने भी इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो वह पहले प्रथम अफगान युद्ध को ध्यान से देखें और उसके बाद इस वीडियो में द्वितीय अफगान युद्ध को देखेंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपके स्क्रीन पर हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतया निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।